शुरुआत में हम बहुत बड़े स्पेसशिप को देखते हैं जिसका नाम आर्क 01 है। इस स्पेसशिप में बहुत सारे क्रू के मेंबर सोए हुए हैं और ये सभी क्रू के लोग स्लीपिंग चैम्बर में हैं। लेकिन स्पेसशिप पर कुछ हादसा हो जाता है। इसकी वजह से उसका स्लीपिंग चैम्बर अपने आप खुल जाता है। इस लड़की का नाम गार्नेट होता है। धीरे धीरे करके यह स्पेसशिप टूटने लगता है, इसलिए गार्नेट सभी लोगों के स्लीपिंग चैम्बर को ओपन कर देती है और सभी लोग यहाँ से उठ जाते हैं और ये सभी लोग स्पेसशिप के इस हिस्से को छोड़कर दूसरे हिस्से में चले जाते हैं और इस हिस्से को लॉक कर देते हैं। लेकिन एक औरत फिर भी स्पेसशिप के एक हिस्से में फंस जाती है और वह मारी जाती है। बाकी ये लोग सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन स्पेसशिप के मलबे से इनका राउटर घूमना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप में जीरो ग्रेविटी हो जाती है और ये लोग हवा में उड़ने लगते हैं। ये लोग अंदर से ही अपनी टेक्निक की मदद से उस कचरे को राउटर से दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि राउटर घूमने लगे और इन्हें ग्रेविटी मिल जाए। काफी मेहनत के बाद ये लोग इस काम में कामयाब हो जाते हैं और जो कचरा है वह हट जाता है और इनका राउटर फिर से घूमने लगता है। इससे ये सभी लोग सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी यह नहीं पता कि इनके साथ यह हादसा क्यों हुआ है। थोड़ी सी देर बाद गार्नेट को यह पता चल जाता है कि जो इस शिप को संभालने वाले लोग थे वो सभी लोग इस हादसे में मारे गए हैं। यहाँ पर संजीवनी नाम की एक डॉक्टर भी है जो इन सभी के ब्लड प्रेशर को चेक कर रही है। यहीं पर सुसैन नाम की एक लड़की भी है जो सारे हेलमेट में ऑक्सीजन भरने का काम कर रही है। सुसैन के पास एक लड़का आता है, यह उसका बॉयफ्रेंड है। सुसैन बताती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अगर कोई भी हम दोनों को एक साथ देख लेगा तो सबको यही लगेगा कि मैंने तुम्हें अपने फायदे के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। लेकिन तब तक सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए बोला जाता है। हॉल में एंगुस नाम का लड़का है जो खेती करना जानता है। वह किसी भी सिचुएशन में खेती कर सकता है और वह एलिसिया नाम की एक लड़की से बात कर रहा है। एलिसिया को कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने अपनी फील्ड में माहिर होते हैं ताकि जब भी ये दूसरे ग्रह पर जाएं वहाँ अपने टैलेंट की मदद से एक दुनिया बसा सकें। लेकिन तभी यहीं पर गार्नेट आती है और सभी लोगों को बता देती है कि हमारे शिप के साथ क्या हुआ है हमें भी नहीं पता और इस शिप को संभालने वाले जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन इस हादसे में हमारे नेविगेशन सिस्टम अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन वाटर को रिसाइकिल करने वाले इक्विपमेंट खराब हो चुके हैं, इसीलिए हमें अगले कुछ दिनों तक बिना नहाए ही रहना पड़ेगा। यहाँ क्रू के लोगों में से एक लड़की खड़ी होकर पूछती है। इस लड़की का नाम कैट है। वह पूछती है कि पानी का तो ठीक है, हमारे पास खाना कितना है। गार्नेट बताती है कि हमारे पास खाना 4 हफ्तों का है और गार्नेट यहाँ पर सभी लोगों को घोषणा करती है कि इस स्पेसशिप के जितने बड़े आदमी थे वो सब मारे जा चुके हैं, इसलिए अब यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और सबसे पहले शिप पर मैं ही आई थी। यहीं पर एक पादरी भी है जो मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि दिलवाता है। बाद में अंगुस नाम का लड़का गार्नेट से मिलता है और बताता है कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और वह अंगुस को दिखाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा मिट्टी है। अब क्रू के लोगों को भी बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता है जहाँ उन्हें केवल 500 कैलोरीज दी जाती हैं। लेकिन यहीं पर एलिसिया है, उसे भी लगता है कि हमें और ज्यादा कैलोरीज मिलनी चाहिए। तब डॉक्टर संजीवनी अपनी कैलोरीज उसे दे देती है और बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। एंगुस भी गार्नेट को बता रहा है कि हमारे पास कुछ ही महीनों का राशन बचा है, जब राशन खत्म हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। इसलिए मेरे पास एक उपाय है, हम यहाँ पर खेती कर सकते हैं शिप के अंदर ही, क्योंकि मुझे खेती करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और मैं किसी भी माहौल में किसी भी जगह पर खेती कर सकता हूँ। वहीं कैट भी नहाने के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड होता है। कैट अपने सारे कपड़े निकालकर उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड नहीं मानता और बोलता है कि हम पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं कर सकते। गार्नेट ने भी अंगुस की बात मान ली है और वे लोग अब यहाँ पर शिप के ऊपर खेती करेंगे और ये लोग सूरज की रोशनी के बिना ही इस खेती को करेंगे। टेरेंट भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है और वह अपनी फैमिली के पुराने वीडियोस को देख रहा है। तभी जहाज की सारी लाइटों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि यह सारी लाइट वहाँ पर यूज होने वाली थी जहाँ पर अंगुस अपनी खेती करने वाला था। लेकिन यहीं पर लेन नाम का एक और क्रू का मेंबर आ जाता है और वह गार्नेट को यह सब बंद करने के लिए बोलता है क्योंकि उन्हें पानी बचाना है और जो ये लोग खेती करने वाले थे उसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और दूसरा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर खेती होगी या नहीं होगी। इसलिए वह गार्नेट से बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसलिए गार्नेट लेन से माफी मांगती है और इन लाइटों को बंद करवा देती है। इसलिए कुछ बड़े लोगों की मीटिंग होती है जिसमें ये लोग फैसला लेना चाहते हैं कि वहाँ पर खेती की जाए या नहीं की जाए। लेकिन मीटिंग में सारे लोग एक ही बात बोलते हैं कि हमारे पास खाने की कमी है और हम जो पानी बचा रहे हैं हम उसी पानी का यूज खेती करने के लिए करेंगे। इसलिए गार्नेट फिर से अंगुस को बोल देती है कि हम यहाँ पर खेती करेंगे और अंगुस इस बात से बहुत खुश होता है। लेकिन तब तक कुछ लोग वाटर को रिसाइकिल बनाने के डिवाइस बना रहे हैं ताकि वाटर को रिसाइकिल किया जा सके। लेकिन तभी इनके स्पेसशिप का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और ये जल्दी से भागकर हेलमेट लेने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। लेकिन यह पूरा स्पेसशिप ऑटोमेटिक होता है, इसलिए जो जहाँ पर होता है वहीं पर रुक जाता है क्योंकि यहाँ के सारे दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। टेरेंट नाम का लड़का भी एक जगह फंस जाता है, उसके पास कोई हेलमेट नहीं है। गार्नेट को यह नहीं पता कि यह सिचुएशन कैसे आई है क्योंकि उनके पास तो ऑक्सीजन अभी भी फुल थी और अचानक से ऑक्सीजन लेवल का गिरना उनके लिए बहुत हैरानी वाली बात है। इसलिए गार्नेट इन सब चीजों को ठीक करने के लिए एक मैकेनिक को बुलाती है जिसका नाम जेस्पर है और बोलती है कि जेस्पर जहाँ भी तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तुम जल्दी से कंट्रोल रूम में आओ, हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है। ट्रेंट भी अभी एक जगह फंसा हुआ है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाते हैं जिसकी मदद से उन्हें थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलती है। लेकिन वह एक मैकेनिक है इसलिए वह कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके अपने लॉक को तोड़ देता है और इस दरवाजे को खोल देता है। सुसैन का बॉयफ्रेंड हारिस भी एक जगह फंसा हुआ है
और हरीश के साथ और भी लोग होते हैं। तब तक टेरेंट भी अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है और अपने साथ 2-3 सिलेंडरों को ले जाकर एक जगह छुपा देता है। और टेरेंट यहाँ पर आकर अपने टेक्निक की मदद से टूल का प्रयोग करके इनके लॉक को तोड़ देता है और यहाँ पर हरीश और उसके लोगों की जान बचाता है। जैस्पर को भी पकड़कर गार्नेट के पास लाया जाता है और वह उससे बोलती है कि तुम इस चीज को ठीक करो, लेकिन जैस्पर बोलता है कि मैं असली जैस्पर नहीं हूँ, मेरे पास तो उसका बस आईडी है और असली जैस्पर कहाँ है मुझे भी नहीं पता। इसलिए गार्नेट जैस्पर को एक जगह बंद करवा देती है और गार्नेट अनाउंस करती है कि आप में से किसी को भी कंप्यूटर्स के बारे में या टेक्निक के बारे में जानकारी हो तो जल्दी से कंट्रोल रूम में आओ। तब यहाँ पर एलिसिया आ जाती है जिसे कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा जानकारी है और वह उन कंप्यूटर्स को ठीक करना शुरू कर देती है और एलिसिया अपने टेक्निक और अपने टैलेंट की मदद से ऑक्सीजन लेवल को फिर से ठीक कर देती है। तब तक 2 लोग बाहर जाकर जहाँ से ऑक्सीजन लीकेज हो रही है उसे भी बंद कर देते हैं और जो लोग ऑक्सीजन गिरने की वजह से घायल हो जाते हैं उन्हें जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। लेकिन बुरी किस्मत के चलते सुसैन का बॉयफ्रेंड हरीश मारा जाता है और सुसैन इस बात से टूट जाती है। डॉक्टर संजीवनी टेरेंट को थैंक यू बोलती है क्योंकि टेरेंट की वजह से आज काफी लोगों की जान बची है, क्योंकि वो नहीं होता तो लोग नहीं टूट पाते। एलिसिया के इस काम की वजह से गार्नेट उसका प्रमोशन कर देती है और बोलती है कि आज से तुम्हें यहीं पर काम करना होगा। इससे एलिसिया बहुत खुश होती है। गार्नेट भी जैस्पर के पास जाती है क्योंकि उसने एक जगह उसे बांध कर रखा हुआ था, लेकिन जब वह उसे देखती है तब वह मरा हुआ पाता है। अब गार्नेट सोचने लग जाती है कि इसने अपने आप को मारा है या इसे कोई मार कर गया है। इस हमले में ब्राइस के साथ लेन भी था जो थोड़ा सा घायल हुआ है। डॉक्टर संजीवनी उसकी मदद कर रही है। डॉक्टर संजीवनी के पास एलिसिया आती है, लेकिन एलिसिया के पास एक और लड़की आती है जो एलिसिया को बोलती है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने उस आदमी को मारा है और उस आदमी को मारकर तुमने उसकी जगह ली है और स्पेसशिप में जितने भी लोग हैं वो तुम पर ही शक कर रहे हैं। तब एलिसिया बकबक करने लगती है और बोलती है कि यह मैंने नहीं किया, शायद हमारी स्पेसशिप पर किसी ने हमला किया है। और एलिसिया की इसी बात से डॉक्टर संजीवनी तंग आ जाती है और उसे चुप रहने के लिए बोलती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे वो सारे मर चुके हैं। अब सारा काम डॉक्टर संजीवनी को ही संभालना पड़ रहा है, इसीलिए उसका टेम्पर हाई हो जाता है और इसकी वजह से बेचारी एलिसिया को डांट सुननी पड़ती है। डॉक्टर संजीवनी बताती है कि मैं काफी टाइम से सोई नहीं हूँ। तब लेफ्टिनेंट लेन बोलता है कि तुम्हें जाकर थोड़ा सा रेस्ट करना होगा, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। लेफ्टिनेंट ब्राइस अभी भी गिल्टी फील कर रहा है कि उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई, लेकिन यहीं पर लेफ्टिनेंट लेन होता है। वह बोलता है कि जो जा चुके हैं उनकी तरफ ध्यान मत दो, जो शिप पर बचे हुए हैं उन्हें संभालना जरूरी है। एलिसिया भी टेरेंट से मिलती है। टेरेंट उसे बोलता है कि जिस काम को तुम कर रही थी वेस्ट मैनेजमेंट को, अब वो काम मुझे मिल चुका है, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उस काम को कैसे करती थी, क्योंकि वहाँ पर तो सभी इंसानों का वेस्ट आता है। तब एलिसिया बोलती है कि वो वेस्ट नहीं है, उसके अंदर यूरिन भी है और यूरिन के अंदर 95% पानी होता है जिसको हमें निकालना होगा, इसीलिए तुम अपने काम पर ही ध्यान दो। अब जो लोग मर चुके हैं पादरी उन सभी को श्रद्धांजलि दिलाता है। ये एक एक करके अपने लोगों को खो रहे हैं, लेकिन यहीं पर ईवा है जो अपने हरीश को बहुत ज्यादा मिस करती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से वह मर चुका है। इन लोगों की बॉडी को जब जलाया जाता है तब यहीं पर अंकुश आ जाता है और वो इनकी बॉडी को जलाने के लिए मना करता है। इसीलिए बाद में एक मीटिंग होती है जहां पर अंकुश बताता है कि जब भी हम किसी प्लेनेट के करीब जाएंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर हम इन बॉडीज को जलाने के लिए ईंधन वेस्ट कर देंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें इन बॉडी को नहीं जलाना होगा। जब इन बॉडी को स्पेस में फेंकने की बात आती है तब यहीं पर एलिसिया होती है और वह इन बॉडी को स्पेस में फेंकने से मना कर देती है और वह बोलती है कि हमें हर एक चीज़ को यहीं पर रखना होगा ताकि कोई भी चीज़ हमें कभी भी काम आ सकती है। ये बॉडी हमें सर्वाइव करने में मदद करेंगी। तब गार्नेट इन दोनों की बात से सहमत होती है और वो फैसला करती है कि ना तो वो इन बॉडीज को जलाएगी और ना ही उन्हें स्पेस में फेंकेगी। इसीलिए जब तक हम प्रोक्स बी नाम की जगह पर नहीं पहुंच पाते तब तक इन्हें यहीं पर रखना होगा। लेफ्टिनेंट लेन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह ब्रिज से बोलता है कि गार्नेट अपनी ही मनमानी किए जा रही है। तब लेफ्टिनेंट ब्राइस बोलता है कि वो हम सबकी कैप्टन है। तब लेफ्टिनेंट लेन बोलता है कि तुम उसके पास्ट को नहीं जानते कि वह यहाँ पर कैसे आई थी। फिर वह ब्राइस को बताने लगता है। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया था। तब इस जगह की कैप्टन सुसैन थी और इस स्पेसशिप के अंदर अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को लाया गया था, जिनमें हर एक कैटेगरी के लोग शामिल थे, ताकि ये लोग प्रोक्स बी नाम की जगह पर जाकर अपनी अलग से दुनिया बसा सकें, क्योंकि धरती अब रहने लायक नहीं बची थी। और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने वाला विलियम ट्रस्ट है और वो इन सभी को होलोग्राम के जरिए बताता है कि जिस तरह से हमने आर्क-01 बनाया था और उसी तरह के हमने 20 स्पेसशिप बनाए हुए हैं जो एक ही जगह पर जा रहे हैं और मैं आप सबके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूँ। तब सुसैन यहाँ पर आई थी और वह अपने साथ गार्नेट को लेकर आई थी और वह गार्नेट को हर एक लेफ्टिनेंट से मिलवा रही थी। लेकिन लेफ्टिनेंट लेन इस बात से हैरान था कि गार्नेट का तो लिस्ट के अंदर कोई नाम भी नहीं था, तो वह अचानक कैसे आ सकती है जबकि हम मिशन को लॉन्च करने ही वाले हैं। तब लेफ्टिनेंट लेन को पता चलता है कि गार्नेट की ऊपर के अधिकारियों के साथ जान पहचान है और इसी वजह से वह यहाँ तक आ पहुंची, लेकिन उसे कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। कहानी वापिस से प्रेजेंट में आ जाती है। ब्राइस को लेन की बातों पर विश्वास होने लगता है। गार्नेट भी एक लॉक को खोलने की कोशिश कर रही है जहाँ पर उसने जैस्पर को खोला था, लेकिन यहीं पर सिक्योरिटी आ जाती है। इस आदमी का नाम फेलिक्स होता है और वह जैस्पर के कत्ल के इल्जाम में
गार्नेट से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन गार्नेट बोलती है कि मेरा इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। एंगुस की भी फसल तैयार हो रही है, लेकिन जो उसने स्प्रिंकलर लगाए थे उनका पाइप एक जगह से लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। और यह बात वह गार्नेट को बताता है कि हमने 100 गैलन ड्रिंकिंग वाटर वेस्ट कर दिया। गार्नेट यहाँ से सीधा ईवा के पास जाती है, यह पूछने के लिए कि उसने वाटर रिसाइकल की मशीन को ठीक कर दिया या नहीं किया। लेकिन एवा बेचारी हरिस की याद में रो रही है। लेकिन तभी यहीं पर कैट आती है। गार्नेट बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब कैट एवा को शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है कि हरिस एक अच्छा लड़का था, और बोलती है कि तुम वहाँ उसे कैसे मिली थी। तब एवा बोलती है कि मैं एक पार्क में मिली थी। कैट बताती है कि जिस पार्क में तुम मिली थी वो पार्क मैंने देखा है, वह जगह कपल के लिए बहुत अच्छी है। और इस तरह से कैट एवा को शांत कर देती है। और कैट यहाँ से जाने से पहले एवा को बोलती है कि तुम एक बार रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम मुझे अपनी लव स्टोरी जरूर बताना। लेन और ब्राइस भी देख रहे हैं कि उनके शिप के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तभी यहीं पर फेलिक्स आ जाता है और वह इन दोनों से पूछना चाहता है कि जैस्पर का कत्ल कैसे हुआ था। लेकिन इन दोनों में से किसी को नहीं पता कि जैस्पर का कत्ल हुआ कैसे था। अंगुस ने भी जितना वाटर वेस्ट कर दिया है, अब वह उसे रिसाइकल करने के लिए वापस से इकट्ठा कर रहा है। लेकिन तभी उसे यहाँ पर एक चाकू मिलता है और वह चाकू यह एलिशिया को दिखाता है और बोलता है कि किसी ने यहाँ पाइप को काटने की कोशिश की थी। एलिशिया बोलती है कि हो सकता है कि इस चाकू से जैस्पर को मारने की कोशिश की गई हो। एवा भी आराम करके अपने काम पर लग जाती है और वह अपनी टीम की मदद से वाटर रिसाइकल की मशीन को ठीक करती है और वह इसमें कामयाब हो जाती है। और यह बात वह मीटिंग में भी बता देती है कि हमने मशीन को ठीक कर लिया, लेकिन यह मशीन इतना ही वाटर रिसाइकल कर सकेगी कि हम 2 दिन तक ही उस पानी को पी सकेंगे। तब गार्नेट बताती है कि अब हमारे पास केवल 4 दिन का ही पानी बचा है। अंगुस भी सिक्योरिटी गार्ड फेलिक्स के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैंने जो तुम्हें चाकू दिया था, क्या उस पर कोई फिंगरप्रिंट या डीएनए मिला है। तब फेलिक्स बताता है कि उसके ऊपर काम चल रहा है। तब यहीं पर स्पेसशिप के कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग अंगुस को तंग करना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ पर पानी को वेस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर फेलिक्स है जो इन सभी लोगों को मारता है। लेकिन ये 3-4 लोग होते हैं जो फेलिक्स को ही मार देना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहीं पर गार्नेट आती है जो इन लोगों से मुकाबला करती है और ये सभी मिलकर इन लोगों को बांध देते हैं। और गार्नेट बोलती है कि इन्हें पानी की एक बूंद मत देना जब तक ये लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस ना जाएं। गार्नेट भी कैट के पास जाती है और बोलती है कि तुमने एवा के साथ अच्छा किया, वह मुझसे शांत नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने आते ही उसे शांत कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर सभी लोगों का सेशन लो और साथ में एक थेरेपिस्ट बन जाओ, क्योंकि तुम लोगों को शांत करना जानती हो। कैट बोलती है कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी, बल्कि मुझे तो सोशल मीडिया पर आना अच्छा लगता है, मैं यह काम नहीं कर सकती। तब गार्नेट बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानती हूँ कि तुम स्पेसशिप पर कैसे आई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर लोगों का सेशन लो ताकि यहाँ के लोग अपने दिमाग का संतुलन ना खोएं। कैट हाँ बोल देती है। ब्राइस भी अपनी स्पेसशिप को ठीक करने के लिए स्पेस में जाता है, जहाँ वह एक जगह पर जाता है और वह अंदर लेन को बताता है कि यहाँ का स्टील गल चुका है। यहाँ उसे एक टुकड़ा भी मिलता है जो डायमंड की तरह दिखता है और जब ब्राइस इसे अपने हाथ में लेता है तो यह टुकड़ा टूट जाता है और यह ब्राइस के हाथ को पिघलाना शुरू कर देता है। ब्राइस जल्दी से वापस अपने स्पेसशिप में आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि उसका हाथ जल चुका है। बाद में डॉक्टर संजीवनी उसके हाथ का इलाज करती है। कैप्टन गार्नेट यहाँ पर आती है और सभी लोगों को 5 घंटे का रेस्ट करने के लिए बोलती है, क्योंकि लोग नींद न आने की वजह से अपने दिमाग का संतुलन खोते जा रहे हैं। इसीलिए सभी लोग रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। ब्राइस और लेन सोने के लिए अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैट पहले से ही आ चुकी है और उसने हमारे कमरे को एक थेरेपी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और कैट इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों चाहो तो एक साथ आ सकते हो, मैं तुम दोनों को एक साथ निपटा दूंगी। लेकिन ये बेचारे दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और सोने वाले कैबिन में जाकर ब्राइस येलेना के पास जाकर सो जाता है और लेन भी एक जगह सो जाता है। गार्नेट भी सोने के लिए चली जाती है, जहाँ वह सोते टाइम एक तस्वीर को देखती है और इस तस्वीर में गार्नेट के साथ एक डॉक्टर है। शायद यह गार्नेट का डैड हो सकता है। कुछ ही टाइम बाद इन सभी की एक और मीटिंग होती है। यह मीटिंग वाटर रिसाइकल के ऊपर होती है। तब यहाँ पर लेन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि एक चाकू की मदद से इतना पानी बर्बाद हो जाएगा। तब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड फेलिक्स होता है। वह बोलता है कि चाकू के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया, तुम्हें इस बात का कैसे पता चला। लेकिन लेन उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देता और इनके स्पेसशिप के सारे इंजन बंद हो जाते हैं। गार्नेट को देखते हैं जो सभी लोगों को बता रही है कि हमारे इंजन काफी टाइम से बंद पड़े हैं, साथ ही हमारे पास पानी की भी कमी है, इसीलिए हमें पानी में भी थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी ताकि हमारा पानी कुछ दिन तक और चल सके। इस बात से यहाँ पर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं। कैट भी यहीं पर होती है जो थोड़ा सा पानी चुरा कर ले जाती है। यहीं पर लेन होता है जो गार्नेट को बोलता है कि तुमने गलत फैसला लिया है, यहाँ पर लोग भड़क सकते हैं। गार्नेट बोलती है कि ऐसा फैसला लेना मेरी मजबूरी है, लेकिन ये लोग इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी तरफ एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आ रहा है और अगर इन्होंने अपनी दिशा नहीं बदली तो वो एस्ट्रॉयड इनसे टकरा सकता है और वह इतना तेजी से हमारी तरफ आ रहा है कि हम अगले 6 घंटों में टकरा जाएंगे। लेकिन तभी यहीं पर डिटेक्टिव आ जाता है जो जस्पर के कत्ल के इल्जाम में लेन से बातचीत करना चाहता है। लेन बोलता है कि पिछली बार हम किसी चीज से टकरा गए थे, तब हमने हमारे बहुत सारे आदमियों को खो दिया था, तुम उसके बारे में पता क्यों नहीं करते कि हम किस चीज से टकराए थे। तब यहीं पर गार्नेट आती है और बोलती है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत है
और तुम इसके बारे में बाद में बात कर लेना। इसीलिए वह डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर संजीवनी भी ब्राइस की मेडिकल रिपोर्ट को चेक कर रही है, जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन तभी डॉक्टर संजीवनी की आंख लग जाती है, क्योंकि उसने अभी तक रेस्ट नहीं किया। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे पता चलता है कि उसके मेडिकल में किसी ने चोरी कर ली है। एवा भी इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके डिवाइस में ही आग लग जाती है और यह बात वह गार्नेट को बताती है कि हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। डॉक्टर संजीवनी सीधा लेफ्टिनेंट ब्राइस के पास जाती है और बोलती है कि तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है, इसीलिए तुम्हें पिल्स लेने की जरूरत है या तुम्हें आराम करने की जरूरत है। एलिसिया भी खिड़की के सामने खड़ी होकर जो एस्ट्रॉइड आ रहा है उसे देख रही है। तभी उसके पास टेरेंट आ जाता है और एलिसिया टेरेंट से बोलती है कि यह एस्ट्रॉइड हमारी शिप से टकरा जाएगा और हम सब मर जाएंगे। मैंने तो अभी तक दुनिया नहीं देखी, मैंने सपने देखे थे कि मैं प्यार करूं, मेरे बच्चे हों। तब टेरेंट बोलता है कि तुम मुझसे प्यार कर सकती हो, लेकिन तुम हार नहीं मान सकती, तुम अभी भी बचा सकती हो। गार्नेट भी अपने पास अंगुस को बुलाती है और बोलती है कि तुम स्मार्ट हो, हमें कोई तरीका बताओ जिसकी मदद से हम अपने शिप का रास्ता बदल दें। तब अंगुस मजाक मजाक में बोल देता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिससे हम अपने शिप को धक्का लगा सकें, तो शायद हम अपने शिप को उसके रास्ते से हटा सकते हैं। ब्राइस बोलता है कि तुमने सही आइडिया दिया है, क्योंकि इन लोगों के पास एक जहाज है जिसकी मदद से अपने इस बहुत बड़े विमान द आर्क को हिला सकते हैं। और ब्राइस अपने इस प्लेन में चला जाता है और इस प्लेन के इंजन को चालू करता है, लेकिन इस प्लेन के कुछ डिवाइस कम होते हैं जिनकी वजह से यह प्लेन स्टार्ट नहीं होता। तब अंगुस बताता है कि ये पार्ट हमने ही यहाँ से निकाले थे ताकि हम अपनी खेती कर सकें। तब अंगुस उन पार्ट को लाने के लिए चला जाता है और तब अंगुस इन्हें छोटा सा पाइप ला कर देता है, लेकिन इनका प्लेन फिर भी स्टार्ट नहीं होता। तब ये वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर से एक और डिवाइस को लेकर आते हैं और उस डिवाइस को अपने प्लेन में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी इनका प्लेन स्टार्ट नहीं होता। ब्राइस समझ नहीं पाता कि आखिर प्लेन के साथ दिक्कत क्या है। डॉक्टर संजीवनी भी अपनी शिकायत डिटेक्टिव से करती है और बोलती है कि मेडिकल रूम से शायद कोई पिल चुरा कर ले गया है, लेकिन जब गार्नेट देखती है तो बहुत सारे लोग इन पिल्स का इस्तेमाल नशे के लिए कर रहे हैं। गार्नेट इन सभी को यह जगह खाली करने के लिए बोलती है। अंगुस, गार्नेट, एवा और लेन ये चारों मिलकर अपने ही शिप में एक छेद कर देते हैं ताकि अपने जहाज को इधर उधर आसानी से हिला सकें, और इस छेद करने की वजह से इन्होंने अपने इस आर्क को हिला दिया और एस्ट्रॉइड के रास्ते से भी अलग कर दिया है। अब ये बिल्कुल सेफ हो गए हैं और गार्नेट यह बात सभी लोगों को बता देती है कि हम अब एस्ट्रॉइड से सुरक्षित हैं। यह बात एलिसिया भी देखती है और सोचती है कि हमें एस्ट्रॉइड को पास से गुजरते हुए देखना चाहिए। एलिसिया देखती है कि इस एस्ट्रॉइड को एक पूंछ है और एस्ट्रॉइड को कोई पूंछ नहीं होती, शायद इसके अंदर गैस मिल सकती है। और यह बात वह ब्राइस को बताती है कि वो एस्ट्रॉइड नहीं है, वो कोमेट्स है और उसके ऊपर बर्फ हो सकती है और उस बर्फ की वजह से हम पानी निकाल सकते हैं और अपनी शिप में ला सकते हैं। तब एवा इन्हें सुझाव देती है कि हम उस एस्ट्रॉइड से बर्फ को निकालकर अपने इस शिप में डाल सकते हैं, इससे हमारी शिप पर पानी की कमी नहीं होगी। इसीलिए अब इन लोगों के पास मौका है अपने शिप पर पानी लाने का और सभी इसी पर काम पर लग जाते हैं। इसी बीच एलिसिया और टेरेंट भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं। तब ये लोग फैसला करते हैं कि ये लोग इस कोमेट की दिशा में उड़ेंगे और ब्राइस अपने पूरे आर्क को अपने शिप की मदद से इस कोमेट की दिशा में ही उड़ाता है और वह फिर अपनी शिप को इस कोमेट पर लैंड करा देता है और इस कोमेट पर एक बोर करके एक पाइप की मदद से यहाँ की बर्फ और पानी को आर्क में भेजना शुरू कर देता है और ये सारा पानी जाकर आर्क में एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से ये सभी लोग मिलकर बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं और ब्राइस भी अपनी शिप को लेकर वापिस से आर्क पर आ जाता है। तब गार्नेट यहाँ के लोगों पर पानी पर लगी रिस्ट्रिक्शन को हटा देती है और बोलती है कि आप चाहो जितना पानी यूज कर सकते हो। सभी लोग इस चीज को सुनकर बहुत खुश होते हैं और कैट सबसे पहले भागकर नहाने का सोचती है और वह बाथरूम में चली जाती है। यहीं पर ब्राइस भी आ जाता है जो इन्हीं लड़कियों के बीच में नहाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी कैट को आवाज सुनाई देती है कि कोई रो रहा है और यह कोई नहीं बल्कि एवा होती है, क्योंकि उसे हरीश की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसीलिए कैट एवा को अपने रूम में ले जाती है। वहीं डॉक्टर संजीवनी की मेडिकल स्टोर से जितनी भी गोलियां को चुराया गया था उन सभी पिल्स को डॉक्टर डिटेक्टिव वापस ले आया है, लेकिन इनमें से एक पिल उठाकर संजीवनी ले लेती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई है। एवा भी कैट से बातें कर रही है। कैट बोलती है कि हम सभी ने कुछ ना कुछ जरूर खोया है। मैं जब धरती पर थी तब वहीं पर यूवी स्टॉर्म आया था और उसकी वजह से मुझे मेरे बाल खोने पड़े, और तब वह अपनी विग को उतार कर दिखाती है। तब कैट बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम हरीश से नहीं जैस्पर से प्यार करती थी, क्योंकि मैंने देखा था कि तुमने जैस्पर के मुंह पे थूका था। तुम उससे नफरत करती थी, इसका मतलब तुम उससे प्यार भी करती थी। एवा बोलती है कि मैं जैस्पर से नफरत करती थी क्योंकि हरीश जैस्पर की वजह से ही मारा गया था। सही हुआ जैस्पर का गला कट गया तो, और मैं अब पता चल सकता है कि शायद जैस्पर का गला एवा ने ही काटा हो। वहीं लेन के पास भी एक मैसेज आता है और इस मैसेज में उसे केबिन का एड्रेस मिला होता है। लेन उस केबिन के अंदर जाता है तो उसे यहाँ एक SD कार्ड मिलता है जिसे वह अपनी टैबलेट में डालकर देखता है। इसके अंदर कुछ वीडियो होती हैं। यह वीडियो जैस्पर ने बनाई होती है। जैस्पर यहाँ पर एक लड़की को दिखाता है जो बहुत सारे लड़कों को मार रही है और आखिर में यह लड़की एक आदमी का गला भी काट देती है, और यह लड़की और कोई नहीं बल्कि गार्नेट होती है। और लेफ्टिनेंट लेन समझ जाता है कि शायद जैस्पर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि गार्नेट हो सकती है। गार्नेट के पास लेफ्टिनेंट लेन और डिटेक्टिव फेलिक्स आते हैं और ये बोलते हैं
कि हमारे पास सबूत है कि जेस्पर को तुमने ही मारा है। ये उसे पुराना वाला वीडियो दिखाते हैं, लेकिन गार्नेट मना करती है, बताती है कि यह मैं नहीं हूँ और मैंने किसी को नहीं मारा। लेकिन फिर भी डिटेक्टिव फेलिक्स जेस्पर के कत्ल के इल्जाम में गार्नेट को पकड़ देता है। लेकिन बाद में फेलिक्स, लेन और ब्राइस इन दोनों से बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि जेस्पर को गार्नेट ने ही मारा है, इसलिए मैं अपनी जांच पड़ताल करता रहूंगा। लेकिन लेन बोलता है कि इससे बड़े सबूत की क्या जरूरत होगी, हमने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, वो वीडियो हर एक बात का सबूत है। इतना कहकर डिटेक्टिव फेलिक्स वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसे एक बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। साथ में उसे एक आदमी भी नजर आता है जो उस बच्ची को लिए हुए है। फेलिक्स नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहीं क्रू के सभी लोग भी खुश हैं क्योंकि उन्हें पानी वापस मिल चुका है, और दूसरी खुशी इन्हें यह मिल जाती है कि इनकी स्पेसशिप के इंजन चालू हो जाते हैं। वहीं अंगुस भी अपनी फसलों में है। वह देखता है कि सारी फसलें अच्छी हैं, लेकिन कुछ फसलें हैं जो खराब हो चुकी हैं। लेकिन तभी अंगुस के पास ब्राइस आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए एक काम है। ब्राइस पहले तो एक वीडियो दिखाता है जिसमें ब्राइस कुछ दिन पहले स्पेस में गया था और उसने वहां पर कुछ अनजान चीज को छू लिया था। उसी वजह से उसके हाथ की उंगलियां खराब हो गई थी। साथ में जो दस्ताने उसने पहने हुए थे वो तो बिल्कुल ही खराब हो जाते हैं। इसी वजह से ब्राइस उस दस्ताने को दिखाता है और बोलता है कि यह दस्ताना खराब हो चुका है, मैं चाहता हूँ तुम इस दस्ताने को चेक करो। लेकिन अंगुस बोलता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं तो केवल सब्जियां उगाना जानता हूँ। तब ब्राइस बोलता है कि सब्जियां भी तो तुमने स्पेस में उगाई हैं, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन या बिना किसी मिट्टी के, इसीलिए तुम इस दस्ताने को एनालाइज करो। वहीं फेलिक्स भी गार्नेट के पास जाता है और बोलता है कि गार्नेट तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सकती हो, इसलिए मुझे सारा सच बता दो। और जेस्पर बताता है कि मेरे हिसाब से जेस्पर ने तुम्हारी वीडियो बनाई और उस वीडियो को लीक कर दिया और उसी वजह से तुमने जेस्पर को मारा है। लेकिन गार्नेट बोलती है कि उस वीडियो में मैं हूँ ही नहीं। तब गार्नेट बताती है कि जो वीडियो तुमने देखा है वह किसी बार का है और यह बार फ्लोरिडा के अंदर है, लेकिन मैं लंदन के अंदर कैप्टन लेस्टर के साथ मीटिंग कर रही थी, तुम उस वीडियो का टाइम चेक कर सकते हो। वहीं लेन भी जब गुजर रहा था तब उसके पास ब्राइस आता है और बताता है कि गार्नेट हम सब के लिए खतरनाक है। अब गार्नेट को सेल में बंद किया हुआ है, इसीलिए तुम यहाँ के इंचार्ज हो, इसीलिए तुम रियल जस्टिस करो और फैसला यही है कि तुम उसे मार दो। लेकिन लेन ऐसा करने से मना करता है, बोलता है कि इस तरह से हम पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वहीं फेलिक्स को अभी भी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। साथ ही उसे एक आदमी भी नजर आता है, इसीलिए सीधा वह कैट के पास जाता है और कैट को बोलता है कि मुझे मेरा हस्बैंड नजर आ रहा है जिसका रॉबर्ट नाम है, और साथ ही मेरी बेटी भी नजर आती है, इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो। कैट बताती है कि तुम्हारा साथ ऐसा पहली बार नहीं है, शिप पर जितने भी लोग हैं उन सभी को अलग अलग तरह के विजन आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि हम सभी काफी सालों बाद सोकर उठे हैं और उसी वजह से हमारा दिमाग कभी एक्टिव नहीं हुआ है। फेलिक्स यह सुनकर यहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर संजीवनी भी जब लोगों का इलाज कर रही है तो वह भी थोड़ी घबराई हुई नजर आती है, थकी थकी नजर आती है, और उसे भी अपना बॉस नजर आता है जिनसे उसने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई सीखी है। डॉक्टर संजीवनी नहीं समझ पाती कि आखिर उसे मरा हुआ बॉस नजर क्यों आ रहा है। वहीं लेन भी अभी भी ब्राइस से बात कर रहा है। ब्राइस बोल रहा है कि तुम गार्नेट को खत्म कर दो। लेन बोलता है कि तुम इतनी ऊंची आवाज में बात मत करो, सभी लोग सुन रहे हैं। लेकिन ब्राइस एक ही बात की रट लगाए हुए है कि गार्नेट को खत्म कर दो। लेकिन तभी लेन को होश आता है, उसे पता चलता है कि ब्राइस तो उसके पास खड़ा है। तभी ये दोनों देखते हैं कि एक आदमी और बेकाबू हो चुका है, उसे किसी तरह से बांधा जाता है और कंट्रोल में लिया जाता है। यहीं पर डॉक्टर संजीवनी है, वह बताती है कि मुझे भी इस तरह के विजन आते हैं, मुझे भी मेरे मरे हुए बॉस के विजन आए हैं। वही हम एलिशिया को देखते हैं जो टेरेंट के साथ बैठी हुई है, और हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन तभी एलिशिया को उसकी मॉम दिखाई देती है। इस चीज से एलिशिया घबरा जाती है और बाथरूम में चली जाती है। लेकिन उसकी मॉम एक ही बात बोल रही है कि तुम अपने मिशन पर ध्यान दो, तुम इस लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। वहीं टेरेंट को भी कमांडर सुसैन नजर आती है और वह भी यही बात बोलती है कि तुम इस लड़की के पीछे अपना ध्यान मत भटकाओ, तुम अपने मिशन पर ध्यान दो। जहाँ हमें पता चलता है कि टेरेंट और सुसैन एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सुसैन मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं फेलिक्स भी गार्नेट के बारे में जांच कर रहा है और वह दोनों जगह की टाइमिंग को मिलाकर देखता है, जहाँ उसे पता चल जाता है कि जो गार्नेट फ्लोरिडा के अंदर है वह कोई और ही है। असली गार्नेट तो डॉक्टर लेस्टर के साथ मीटिंग कर रही थी लंदन के अंदर। वहीं हम लेन को देखते हैं जिसके पास डॉक्टर संजीवनी आती है और बोलती है कि तुम्हारी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, और वह उसे बांध देती है। इस बात से लेन चिल्लाने लगता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह तो अपनी कुर्सी पर ही बैठा है, यानी कि अब उसे भी विजन आने लगे हैं। फेलिक्स भी गार्नेट को छोड़ देता है क्योंकि गार्नेट के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, वह तो लंदन में थी। तब गार्नेट फेलिक्स को पूरी सच्चाई बताती है। वह बताती है कि जब मैं पैदा हुई तब मेरी तरह की क्लोन बनाई गई थी जिसमें मेरे ही डीएनए को यूज किया गया था, और जो मेरा क्लोन बनाया गया था उसका नाम डेनिस था। हम दोनों से एक साथ प्रैक्टिस करवाई गई, हम दोनों पर एक साथ एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन एक दिन डेनिस बेकाबू हो गई और उसने डॉक्टरों पर हमला कर दिया और वो डॉक्टर उसे ले गए। जब मैं लंदन से फ्लोरिडा पहुंची
तब मुझे पता चला कि डेनिस मर चुकी है। फेलिक्स बोलता है कि इस प्रोग्राम के बारे में हमें क्यों नहीं पता। गार्नेट बताती है कि यह प्रोग्राम बिल्कुल सीक्रेट था, इसके बारे में किसी को नहीं बताया गया। गार्नेट यहाँ से मीटिंग के अंदर जाती है जहाँ पर ये सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सभी लोगों को विजन क्यों हो रहे हैं। इस स्पेसशिप पर सभी लोग बेकाबू होना शुरू हो जाते हैं, सभी को अलग अलग तरह के विजन आते हैं। एवा जब नहा रही होती है तब उसे हैरिस के विजन आते हैं, लेकिन एवा इस बात से बहुत खुश होती है कि आखिरकार हैरिस उसके पास आ गया और बोलती है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम ही मेरे विजन में आओगे। और एवा यहाँ से सीधा कैट के पास थेरेपी के लिए चली जाती है और एवा बताती है कि हैरिस को मैंने ही मारा है। तब कैट बोलती है कि यह बात मैं सभी को बताऊंगी। इस बात से इन दोनों में बहस हो जाती है और इसी बहस के चलते एवा अपना गला काट लेती है। लेकिन जैसे ही कैट रूम से बाहर जाती है तब एवा उसे सामने मिलती है और बोलती है कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। और इस बात से हमें पता चलता है कि कैट को भी विजन आने शुरू हो गए हैं। वही एंगुस भी अपनी फसलों में होता है, उसके पास गार्नेट आती है और गार्नेट उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है और वह इशारों में अंगुस को बताती है कि यह सब पानी की वजह से हुआ है। अंगुस यहाँ से डॉक्टर संजीवनी के पास जाता है और उसे बताता है कि यह सब पानी की वजह से हुआ है, लेकिन तभी खुद भी बेचारा बेहोश हो जाता है। तब डॉक्टर संजीवनी पता करती है कि जो पानी हम कोमेट से लेकर आए थे उस पानी के साथ कुछ वायरस भी हमारे शिप पर आ चुके हैं और उसी वजह से हमें विजन आ रहे हैं। तब गार्नेट अकेले में डॉक्टर संजीवनी से बात करती है और उसे सीक्रेट बताती है और बोलती है कि यह सीक्रेट तुम किसी को मत बताना, और अपने बारे में बताती है कि मैं एक क्लोन हूँ। लेकिन डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। लेकिन गार्नेट बोलती है कि बात यह नहीं है, बात यह है कि मेरे खून में कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के खून में नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे खून से वैक्सीन बनाओ ताकि सभी लोग ठीक हो सकें। तब डॉक्टर संजीवनी गार्नेट के खून को निकालकर वैक्सीन बनाना शुरू कर देती है। वह वैक्सीन तो बना देती है लेकिन बेचारी खुद भी बेहोश हो जाती है। तब इस वैक्सीन को समझने के लिए यहाँ पर एलिशिया को बुलाया जाता है। एलिशिया बताती है कि डॉक्टर संजीवनी को क्योर का पता था, इसीलिए उसने किसी पेशेंट एक्स नाम के आदमी का खून निकाला है और उसी से उसने वैक्सीन तैयार की है। और बोलती है कि शायद डॉक्टर संजीवनी सारी चीज पहले से ही जानती थी, लेकिन फिर भी ये तैयार की हुई वैक्सीन से बहुत बड़ा सैंपल बना लेते हैं और उसे सारे पानी में मिला देते हैं और इससे सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। अंगुस भी ठीक हो जाता है, डॉक्टर संजीवनी भी उसी के पास होती है जो ठीक हो जाती है। वह अंगुस से बोलती है कि हम जिसके बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में उसी के विजन आते हैं, तो आखिर तुम्हें गार्नेट के विजन क्यों आए? इसका मतलब तुम गार्नेट के बारे में ज्यादा सोचते हो। तब अंगुस बात को घुमा देता है। इस तरह से इस शिप पर सभी लोग ठीक हो जाते हैं और जिसको जो विजन आ रहे थे वो विजन आना भी बंद हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर संजीवनी और कैट एक जगह जाती हैं जहाँ पर देखती हैं कि एवा ने अब तक पानी नहीं पिया है। कैट बोलती है कि अगर तुम पानी नहीं पियोगी तो तुम मर जाओगी, लेकिन एवा बोलती है कि मेरे साथ हैरिस है, क्योंकि एवा को हैरिस के विजन आ रहे हैं और बोलती है कि अगर मैंने पानी पिया तो हैरिस मेरा साथ छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। तब कैट उसे समझाती है कि हैरिस ऑलरेडी जा चुका है, तुम्हें अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, वो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ ही है। एवा समझ जाती है और पानी पी लेती है और इस तरह से एवा को भी विजन आने बंद हो जाते हैं। वहीं अंगुस ने भी लेफ्टिनेंट ब्राइस के दस्तानों को चेक किया, उसे एनालाइज किया और उसे पता चला और बताता है कि तुम्हारे दस्तानों से जो चीज टकराई है वह एक अननोन एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट कहीं पर भी नहीं है। साथ ही बोलता है कि जहाँ से हम पानी लेकर आए हैं वह कोई कोमेट नहीं था, वह एक हथियार था और इससे हमें पता चलता है कि शायद हमारे अलावा भी इस स्पेस में कोई और है जिसने हमें मारने की साजिश की है, यानी कि यहाँ पर एलियन है। हम डॉक्टर संजीवनी को देखते हैं जो थकी हुई नजर आती है। वह नशे वाली मेडिसिन लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहीं पर लेफ्टिनेंट लेन आता है और वह पूछता है कि तुमने वायरस की समस्या को कैसे हल किया, तुमने कैसे इतने सारे लोगों को एक साथ ठीक किया। तब डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि मैंने वायरस के बारे में पता किया और उसका क्योर ढूंढ लिया, बस सब लोग ठीक हो गए। लेकिन लेफ्टिनेंट लेन को संजीवनी की इस बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वह डॉक्टर संजीवनी को बोलता है कि आप थकी हुई नजर आ रही हो, इसलिए थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं यहाँ पर संभाल लूंगा, अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं देख लूंगा। डॉक्टर संजीवनी वहां से चली जाती है। लेफ्टिनेंट लेन उसके कंप्यूटर्स को चेक करने लगता है और उसे पूरी सच्चाई पता चल जाती है, इसीलिए वह यहाँ से सीधा गार्नेट के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम क्लोन हो, यह बात हमें पहले क्यों नहीं पता चली। गार्नेट बोलती है कि तुमसे किसने कहा, क्या संजीवनी ने कहा? तब लेन बोलता है कि मैंने उसकी कंप्यूटर्स को चेक किया है। तब गार्नेट बोलती है कि इस तरह की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन चुराने के आरोप में तुम पर कोर्ट मार्शल केस किया जा सकता है। लेकिन लेन बोलता है कि हमें वोट करना होगा और अब तुम इस शिप की और ज्यादा देर तक कैप्टन नहीं रह सकती। इसीलिए लेफ्टिनेंट लेन मीटिंग करके यह बात सभी को बता देता है कि गार्नेट एक क्लोन है और वह इस शिप के लिए खतरा है। लेकिन मीटिंग के अंदर लेन की इस बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। एलिशिया बोलती है कि क्लोन दिखते तो इंसान की तरह हैं, उनसे हमें क्या खतरा है। डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि यह कोई सीरियस इशू नहीं है। यहीं पर लेफ्टिनेंट ब्राइस है, वह बोलता है कि गार्नेट ने हमारी जान बचाई है। डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि यह जानकारी मेरे कंप्यूटर्स में थी और यह जानकारी लेन ने चुराई है और वह लेन को बोलती है कि मुझे तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है,
और उसे वह भला बुरा बोलकर यहाँ से चली जाती है। बाकी बचे हुए लोग यहाँ पर गार्नेट के लिए वोट करते हैं और गार्नेट एक बार फिर से शिप की कैप्टन रहती है और वह इन सभी को इनका काम दे देती है। और गार्नेट लेन को बोलती है कि तुम्हें कैट से मिलने की जरूरत है, तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। यहीं पर एवा है। गार्नेट उससे बोलती है कि हमारी स्पीड बहुत कम है और हम इस स्पीड की मदद से प्रोक्सिमा बी तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए तुम इंजन की स्पीड बढ़ाओ। एवा अपने काम पर लग जाती है। वह स्पेसशिप की स्पीड को बढ़ा देती है। एवा के साथ यहाँ पर एक आदमी भी होता है जो उसी के साथ काम करता है। एवा उससे बोलती है कि अगर यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगे तब तुम इस हैंडल को डाउन कर देना ताकि प्रेशर वापस से लो हो जाएगा, और खुद वह दूसरे काम करने के लिए चली जाती है। वहीं कैट भी डिटेक्टिव फेलिक्स से मिलती है और बोलती है कि मुझे पता है कि जस्पर को किसने मारा है। जस्पर को मारने वाली एवा है, क्योंकि मैंने एवा से बात की थी तब एवा ने कहा था कि जस्पर का मरना सही है, वह यही डिजर्व करता था। इसीलिए फेलिक्स एवा से बात करता है और बोलता है कि मैं तुमसे जस्पर के बारे में बात करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि जस्पर को तुमने ही मारा है। लेकिन फेलिक्स जहाँ पर होता है एवा उसके सामने दरवाजा बंद कर देती है और उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देती है। फेलिक्स का दम घुटने लगता है। तब एवा दरवाजा वापस खोल देती है और बोलती है कि अभी तुम मर जाते और सभी लोगों को ये लगता कि तुम्हारा हार्ट अटैक हुआ है, और बोलती है कि जिसने जस्पर को मारा है मैं उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जस्पर को मारने के लिए मैं चाकू का इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए फेलिक्स समझ जाता है कि जस्पर को एवा ने नहीं मारा। वहीं एवा का सहयोगी काम पर लगा हुआ है। तभी प्रेशर लेवल बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर केमिकल बाहर आ जाता है और इसकी वजह से यह आदमी यहीं पर बेहोश हो जाता है और यह हैंडल को डाउन नहीं कर पाता। गार्नेट को इस बात का पता चलता है कि रिएक्टर कोर के अंदर कुछ लीक हुआ है, इसलिए गार्नेट एवा से बात करती है। एवा जब देखने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका सहयोगी मर चुका है और जहाज के इस हिस्से में केमिकल रिएक्शन फैलना शुरू हो चुका है। वहीं हम एलिशिया को देखते हैं जो टेरेंट के पास जाती है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एलिशिया बताती है कि मुझे मेरी माँ के विजन आ रहे थे, वह मुझे तुम्हारे करीब न जाने के लिए बोल रही थी। वह बोल रही थी कि मैं अपने मिशन पर ध्यान दूं। तो वह टेरेंट से बोलती है कि तुम्हें किसका विजन आया था। टेरेंट बताता है कि मुझे सुजैन के विजन आए थे। तब हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहां सुजैन ने टेरेंट को हायर किया था और बोली थी कि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है ताकि मैं अपने मिशन को अंजाम दे सकूं। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से किस करते हैं। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। टेरेंट बताता है कि वो मेरी मेंटर थी, मैंने उससे हर एक चीज सीखी थी, शायद तुम उसे नहीं जानती हो। एलिशिया यहाँ पर टेरेंट को किस करती है और बोलती है कि मैंने इससे पहले कभी किसी लड़के को किस नहीं किया। वहीं एलिशिया अंगुस के पास होती है और एलिशिया हर बारी टेरेंट के बारे में ही सोच रही है। वह अंगुस से पूछती है कि टेरेंट कैसा लड़का है। अंगुस बताता है कि वो ठीक है। वहीं फेलिक्स भी अपनी सहयोगी के पास आता है और बोलता है कि मुझे पता लगाना होगा कि जस्पर को किसने मारा है, लेकिन मैंने सभी लोगों से पूछताछ कर ली। अब मुझे यह पता लगाना होगा कि लेन के पास वह मैसेज आखिर आया कहां से है। जब ये कंप्यूटर्स में काफी देर तक देखते हैं तब उन्हें यहाँ पर एक कोड मिलता है और यह कोड एलिशिया की टैब का होता है। इसलिए इन्हें पता चल जाता है कि जस्पर को मारने वाली एलिशिया है, इसलिए एलिशिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं लेन भी कैट के पास जाता है लेकिन बोलता है कि मैं यहाँ पर थेरेपी के लिए नहीं आया, बस मैं यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के लिए आया हूँ। फेलिक्स भी एलिशिया को पकड़कर एक जगह पर लेकर आता है और बोलता है कि लेफ्टिनेंट लेन को तुम्हारी टैबलेट से मैसेज भेजा गया है, क्या किसी के पास तुम्हारी टैब का एक्सेस है। तब एलिशिया को पता चलता है कि उसकी टैबलेट को एक बार टेरेंट ने लिया था और शायद उसे ही मेरी टैब का पासवर्ड पता है। इसलिए फेलिक्स को टेरेंट पर शक हो जाता है क्योंकि वह बिना पासवर्ड के भी दरवाजे खोल सकता है, क्योंकि उसने पहले भी बिना पासवर्ड के दरवाजे खोले हैं। इसीलिए फेलिक्स टेरेंट को पकड़ लेता है। लेकिन तभी स्पेसशिप के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं और यहाँ के दरवाजे एक एक करके बंद होने लगते हैं। गार्नेट सभी लोगों को एक जगह आने के लिए बोलती है। यहीं पर एवा आती है जो गार्नेट को बोलती है, वह बोलती है कि प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया है और किसी तरह से करके हमें हैंडल को नीचे करना होगा। इसीलिए गार्नेट माइक में बोलती है कि क्या आप सभी में कोई ऐसा है जो खुद की जान खतरे में डालकर जहां पर केमिकल फैले हुए हैं उस जगह पर जाकर हैंडल को नीचे कर सके। लेफ्टिनेंट ब्राइस बोलता है कि मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन गार्नेट बोलती है कि तुम अकेले नेविगेटर हो, हम तुम्हें नहीं खो सकते, इसलिए मैं वहां पर जाऊंगी। तभी लेफ्टिनेंट लेन के पास मैसेज आता है और वह यहाँ से चला जाता है। वह सीधा टेरेंट के पास जाता है। टेरेंट बोलता है कि मैं इस काम को अंजाम दूंगा और मैं वहां पर जाऊंगा, मैं मेरी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। लेन टेरेंट को गार्नेट के पास लेकर आता है और बोलता है कि यह वहां पर जाएगा और उस हैंडल को डाउन करेगा। गार्नेट बोलती है कि यह खुद को मारने जैसा है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। टेरेंट बोलता है कि मैंने गलतियां की हैं और मैं उन गलतियों को सुधारूंगा। यहीं पर लेन है, वह गार्नेट से बोलता है कि इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। गार्नेट लेन से बोलती है कि इस मिशन के पूरे होने के बाद मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारी और टेरेंट के बीच क्या बातचीत हुई है। और टेरेंट को मिशन के लिए भेज दिया जाता है। वह किसी तरह से वहां तक पहुंच जाता है जहां पर केमिकल फैले हुए हैं, लेकिन जिस डोर के पीछे हैंडल है जहां पर केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है वह दरवाजा नहीं खुलता। इसीलिए टेरेंट फिर से अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और वह यहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर इस दरवाजे को खोल देता है।
और इस हैंडल को नीचे कर देता है और इससे यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और इस स्पेसशिप के सभी लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इस मिशन में टेरेंट अपनी जान गंवा देता है। गार्नेट लेन से पूछती है कि टेरेंट और तुम्हारे बीच क्या बातचीत हुई थी, आखिर वह इस मिशन के लिए तैयार क्यों हुआ। तब लेन बोलता है कि वह एलिसिया के लिए तैयार हुआ है। उसने कहा था कि वह एलिसिया को इस तरह मरता हुआ नहीं देखना चाहता, इसलिए उसने खुद की जान जोखिम में डाल दी। वहीं हम लेन को देखते हैं जो सभी लोगों से छुपते छुपाते उस जगह पर जाता है जहां पर टेरेंट पहुंचने की कोशिश कर रहा है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि टेरेंट और लेन के बीच क्या डील हुई थी। तब टेरेंट ने लेन से कहा था कि मेरा मिशन क्लियर है। जस्पर ने वो चीज देख ली जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी, इसलिए वह मारा गया। टेरेंट लेन से बोलता है कि तुम भी हम में से एक ही हो। मैंने तुम्हें विलियम ट्रस्ट की सेरेमनी के दौरान भी देखा था, तब मुझे क्लू मिल गया था कि तुम हम में से एक होने वाले हो और तुम ही हो जो हमारे मिशन को कंप्लीट करोगे। आगे टेरेंट बताता है कि सुसैन ने मुझे किसी पर्पस के लिए रखा था और अब वही चीज मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ। लेन यहाँ एक दरवाजे को खोलता है और इस दरवाजे के पीछे 2 स्लीपिंग चैम्बर होते हैं। आगे ट्रेंट ने कहा था कि आज हम इस शिप पर जिंदा हैं, वह सिर्फ विलियम ट्रस्ट की वजह से ही जिंदा हैं और आज मैं केवल इस पूरे शिप को इसलिए बचाने जा रहा हूँ ताकि विलियम ट्रस्ट बच जाए, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि आगे तुम विलियम ट्रस्ट की जान बचाओ, क्योंकि इस जहाज पर बहुत सारे ऐसे हैं जो विलियम ट्रस्ट को मारना चाहते हैं। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो 2 स्लीपिंग चैम्बर हैं उनमें से एक में सुसैन की बॉडी होती है और दूसरे में विलियम ट्रस्ट की बॉडी होती है और ये दोनों जिंदा तो होते हैं लेकिन स्लीपिंग चैम्बर में है। हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहाँ गार्नेट सभी लोगों को उनके काम बांट रही है और बोल रही है कि हमें सारे काम सुचारू रूप से चालू रखने होंगे। एवा से फ्यूल के बारे में पूछा जाता है तो एवा बोलती है कि हमारे पास केवल 50% फ्यूल है और यह फ्यूल प्रॉक्सी बीच तक पहुंचने के लिए काफी नहीं है। लेकिन ब्राइस बोलता है कि एलिसिया ने एक तरीका ढूंढा है कि हम आने वाले किसी भी एक ग्रह से यूरेनियम 238 को उठा लेंगे, जिससे हम प्रॉक्सी बी तक आसानी से पहुंच जाएंगे। बाद में ये सभी होल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर अंगुस इन्हें सरप्राइज देता है और बोलता है कि मैंने अपनी फसल उगा ली है और अपनी फसल के कुछ सैंपल यहाँ के लोगों को भी खिलाता है। इसे देखकर सभी लोग खुश होते हैं। अंगुस बताता है कि अभी तो हमने थोड़ी सी मेहनत की है, इसी तरह की फसल हम उगाते रहेंगे। लेफ्टिनेंट प्राइस यहाँ से चला जाता है लेकिन बीच रास्ते में ही वह बेहोश हो जाता है। वही हम डॉक्टर संजीवनी को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके पास फेलिक्स आता है और बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस मत लो, तुमने अब तक बिल्कुल भी आराम नहीं किया है, इसीलिए तुम जाकर आराम कर लो। अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं देख लूंगा, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। डॉक्टर संजीवनी वहाँ से चली जाती है और फेलिक्स डॉक्टर संजीवनी की नशीली पिल्स ले लेता है। वहीं जब ब्राइस को होश आता है तो वह अपने आप को एक जगह सोया हुआ पाता है। उसे नहीं पता कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया है। वह येलेना से भी पूछता है लेकिन येलेना को भी नहीं पता कि ब्राइस को यहाँ पर कौन लेकर आया है। वही लेन भी सीधा गार्नेट के पास जाता है। गार्नेट के पास यहाँ पर अल्कोहल है। वह बोलती है कि आज रात मैं थोड़े से रूल तोड़ना चाहती हूँ और तब गार्नेट और लेन यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करते हैं। गार्नेट यहाँ पर डॉक्टर हॉल को मिस करती है और बोलती है कि मेरे डैड के अलावा वही मेरे सब कुछ थे, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। साथ ही बताती है कि वो इस स्पेसशिप पर भी थे लेकिन जब हम किसी अनजान चीज से टकराए तब वो मर गए। लेन बोलता है गार्नेट से कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। गार्नेट बोलती है कि तुमने मेरे सीक्रेट को सभी लोगों को बताया, एक अच्छा लीडर यही करता है और शायद अब हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट भी नहीं होंगे। तब तक ब्राइस इन दोनों को भी ब्रिज पर बुला लेता है। ये दोनों ब्राइस के पास चले जाते हैं। ब्राइस बोलता है कि हमने एक ऐसे प्लेनेट को ढूंढा है जिसके ऊपर यूरेनियम 238 है, लेकिन एवा यहाँ पर आती है और बोलती है कि एक दिक्कत है कि हमारे पास केवल उतना ही यूरेनियम 238 है जितने यूरेनियम तक हम उस प्लेनेट तक पहुँच सकते हैं। एलिसिया भी यहीं पर होती है। वह एक तरीका बताती है। वह बोलती है कि रास्ते में एक बहुत तेज चमकता हुआ तारा है, हम उस तारे की ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी इस स्पेसशिप को प्रकाश की गति से उस प्लेनेट की तरफ धकेल देंगे जिसके ऊपर यूरेनियम 238 है। साथ ही हम अपनी सोलर सेल्स को भी ऑन कर लेंगे, इससे हमें और भी ज्यादा स्पीड मिलेगी। वहीं लेफ्टिनेंट ब्राइस यहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे एवा भी जाती है। एवा बोलती है कि कल रात तुम बेहोश पड़े थे, मैंने ही तुम्हें बेड पर लाकर लेटाया था। शादी बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने शराब पी रखी हो। लेकिन लेन एवा से बोलता है कि मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एवा बोलती है कि शायद मुझे तुम डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन ब्राइस गुस्से में बोलता है कि इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम इन सब से दूर रहो। इसीलिए एवा को भी गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे गुस्से में बात कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में सभी को बता सकती हूँ। तब ब्राइस शांत होकर एवा को समझाता है और बोलता है कि प्लीज मेरे बारे में किसी को मत बताना। और इतना कहकर ब्राइस यहाँ से चला जाता है। वही हम लेन को देखते हैं जो कैट के पास आया हुआ है और वह कैट से बोलता है कि अगर हम कोई सिगरेट दबा कर रखे हुए हैं तो क्या इससे दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। तो कैट बोलती है कि हाँ, इससे सर में दर्द और पेट में दर्द हो सकता है, इसीलिए तुम चाहो तो अपना सीक्रेट किसी को भी बता सकते हो। इसीलिए वह अपना सीक्रेट कैट को बता देता है और बोलता है कि हमारे इस स्पेसशिप पर विलियम ट्रस्ट है। इतना सुनते ही कैट हैरान हो जाती है और वह लेन से बोलती है कि इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना, क्योंकि इस शिप पर ऐसे बहुत सारे हैं जो उसे मारना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सभी लोगों का सेशन लिया था।
लेन बोलता है कि क्या मुझे यह बात गार्नेट को बतानी चाहिए, लेकिन कैट बोलती है कि तुम यह बात किसी को मत बताना। लेन यहाँ से उसी कमरे में जाता है जहाँ पर 2 स्लीपिंग चैम्बर हैं और यहाँ पर वह एक न्यूज़ देखता है जो बहुत ही पुराना वीडियो होता है जिसमें विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी होती हैं। यह पूरा आर्क 01 विलियम ने ही बनाया था और विलियम इस वीडियो में बोल रहा है कि हम आर्क 05 में यहाँ से जाने वाले हैं। इसीलिए लेन थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये लोग अगर आर्क 05 में जाने वाले थे तो आर्क 01 में ये लोग क्या कर रहे हैं। लेन को यहाँ पर एक और कमरा दिखाई देता है जहाँ वह इस कमरे के अंदर चला जाता है। इस कमरे के अंदर जाते ही लेन को पता चलता है कि इस कमरे के अंदर बहुत सारे सैंपल रखे हुए हैं। लेन को नहीं पता कि ये सैंपल किस चीज के लिए यूज होने वाले हैं। इनमें से ज्यादातर सैंपल्स जानवरों के होते हैं। वहीं डॉक्टर संजीवनी भी परेशान है क्योंकि उसे अपनी नशे वाली पिल्स नहीं मिल रही। वहीं पर फेलिक्स आता है और वह डॉक्टर संजीवनी से बोलता है कि तुम्हारी पिल्स मैंने चुरा ली हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम धीरे धीरे नशे का शिकार हो जाओ, इसीलिए प्लीज इन सब चीजों को छोड़ दो। डॉक्टर संजीवनी बताती है कि इस पूरे स्पेसशिप पर केवल मैं ही एक डॉक्टर बची हूँ, इसीलिए मुझे पेशेंट को देखना पड़ता है, मुझे जागना पड़ता है, इसीलिए मुझे जागने के लिए वो पिल्स लेनी पड़ती हैं। फेलिक्स बोलता है कि इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम आराम कर लो क्योंकि मैंने मेडिकल की पढ़ाई की है, इसीलिए इस डिपार्टमेंट को मैं देख लूंगा। वहीं तब तक इनका स्पेसशिप भी एक तारे तक पहुंच जाता है जो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है। ये लोग इस तारे की ग्रेविटी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, साथ ही अपनी सोलर सेल्स को भी खोल लेते हैं, लेकिन इनमें से एक सोलर सेल्स फट जाती है जिसकी वजह से इनके सिस्टम काम करने थोड़े बंद कर देते हैं और इनका स्पेस स्टेशन एक जगह पर रुक जाता है। इसीलिए इनमें से गार्नेट फैसला करती है कि मैं वहां पर जाऊंगी और इस सोलर पैनल को ठीक करूंगी। वह यहाँ से बाहर चली जाती है और सोलर पैनल को ठीक कर देती है। इससे इनका आर्क 01 स्पेस स्टेशन फिर से काम करना शुरू कर देता है और फिर से स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन इसमें गार्नेट का चेहरा जल जाता है क्योंकि इस तारे में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तब वहीं पर लेन आता है जो गार्नेट की मदद करता है। वहीं अब इनका स्पेस स्टेशन भी उस ग्रह पर आगे बढ़ने लगता है जिस ग्रह पर यूरेनियम 238 है। लेन तब तक गार्नेट को फेलिक्स के पास लेकर आता है। गार्नेट को चोट लगी हुई है, इसी वजह से इस पूरी स्पेसशिप का कैप्टन अब लेन बन जाता है और लेन सीधा ब्रिज पर आता है जहाँ पर उसे सूचना मिलती है कि हम उस ग्रह पर तो चले जाएंगे लेकिन हमें नहीं पता कि उस ग्रह पर वेपन भी हो सकते हैं और पिछली बार की तरह शायद हमारा नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए हमें पहले जाकर वहां पर पता करना होगा। इसीलिए ब्राइस फैसला करता है कि हमारे पास एक छोटा जहाज है और मैं उसकी मदद से उस ग्रह पर चला जाऊंगा और पता करूंगा कि उस ग्रह पर कैसा माहौल है। तब एवा बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारी सीक्रेट बता दूंगी। इसलिए ब्राइस अपने साथ एवा को भी ले जाता है। ब्राइस और एवा अपने छोटे प्लेन में बैठकर यहाँ से ग्रह के लिए रवाना हो जाते हैं। एवा बोलती है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम्हें ऐसी क्या बीमारी है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तक कि डॉक्टर संजीवनी को भी नहीं बता रहे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट ब्राइस बेहोश हो जाता है। एवा किसी तरह से उसे होश में लाने की कोशिश करती है, उसके मुंह पे कुछ पानी की बूंदें डालती है, इससे ब्राइस को वापस से होश आ जाता है। ब्राइस को होश आते ही वह एवा से बोलता है कि शायद तुम मुझे प्यार करती हो और शायद तुम मुझे किस करने वाली थी। एवा को गुस्सा आता है और वह ब्राइस को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुझे अपना सीक्रेट बताओ वरना मैं सभी लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तब ब्राइस बोलता है कि मुझे क्लैम्पकिंस बीमारी है और इस चीज का कोई क्योर नहीं है। एवा बोलती है कि तो इसीलिए तुम अपनी जान जोखिम में डालते हो। एवा बोलती है कि अगर तुमने इसका इलाज नहीं किया तो ये समय के साथ बढ़ता जाएगा, इसीलिए तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। लेकिन ब्राइस बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी बेड पर नहीं गुजारना चाहता, मैं जितने समय जिंदा रहूंगा मैं स्पेसशिप के लिए काम करता रहूंगा। एवा भी वादा करती है कि वह तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताएगी। वहीं गार्नेट को भी होश आ जाता है, उसका काफी चेहरा भी जल गया है। उसके पास डॉक्टर संजीवनी भी होती है। गार्नेट डॉक्टर संजीवनी से बोलती है कि शायद तुम कुछ छुपा रही हो, तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन डॉक्टर संजीवनी बोलती है कि मैं कुछ नहीं छुपा रही। लेकिन फिर वह बता देती है कि मैं जागने के लिए नशे वाली पिल्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैंने उनसे छुटकारा पा लिया है। तब गार्नेट को ब्रिज पर लाया जाता है जहाँ पर लेन गार्नेट को देखकर खुश है और उसका दोबारा से ब्रिज पर स्वागत करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है कि हम एक प्लेनेट के ऊपर जा रहे हैं और उस प्लेन के अंदर ब्राइस और एवा हैं। गार्नेट बोलती है कि शायद मैं यहाँ पर होती तो मैं यही फैसला लेती, लेकिन तुमने ब्राइस के साथ एवा को क्यों भेजा है ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहीं एवा और ब्राइस भी इस पूरे प्लेनेट को स्कैन करते हैं और अपने स्पेसशिप पर कांटेक्ट करते हैं और बोलते हैं कि हमें इस प्लेनेट के ऊपर कुछ भी नहीं मिल रहा, इस प्लेनेट पर यूरेनियम 238 है ही नहीं। एलिसिया भी यहीं पर होती है, वह बोलती है कि अच्छे से चेक करो, लेकिन ब्राइस एक ही बात बोलता है कि इस प्लेनेट पर कोई भी गैस नहीं है। एलिसिया बोलती है कि तो एक काम करो, तुम इस प्लेनेट की दूसरी साइड देखो, वहां से स्कैन करो, शायद वहां पर कुछ मिल जाए। जब ये दोनों अपने प्लेन को उस तरफ ले जाते हैं तब इस ग्रह के दूसरी साइड एक चीज होती है जिसे देखकर ये दोनों हैरान रह जाते हैं और इनके सामने होता है बहुत बड़ा आर्क 03। गार्नेट उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। लगभग 1 घंटा बीत जाता है। कैप्टन ब्राइस और एवा उस स्पेसशिप के करीब जा रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उस स्पेसशिप के अंदर U-238
अभी भी अपनी पूरी मात्रा में है, लेकिन फिर भी यह स्पेसशिप यहाँ पर क्यों खड़ा है। साथ ही इन्हें पता चलता है कि इस स्पेसशिप पर किसी का हमला हुआ है और यह वैसा ही हमला था जैसे इनकी स्पेसशिप पर भी हुआ था। लेन भी गार्नेट के पास होता है और उससे माफी मांगता है, बोलता है कि तुम सच में अच्छी हो, मैंने तुम्हें जज किया था और तुमने एक नहीं दो बार हमारे लोगों की जान बचाई है, इसके लिए मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ। ब्राइस भी उस शिप से वापिस आ चुका है। गार्नेट फैसला करती है कि हम दोबारा से उस शिप पर जाएंगे, लेकिन अब की बार हम उस शिप के अंदर जाएंगे और पता करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या राज है। ब्राइस बोलता है कि मैं अपने लोगों के साथ वहाँ पर जाऊंगा। एवा उसे जाने से रोक रही है। वह बोलती है कि तुम वहाँ पर मारे जाओगे। ब्राइस बोलता है कि मरना तो है ही, चाहे इस स्पेसशिप पर मरो चाहे उस स्पेसशिप पर मरो, और अगर तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती तो तुम मेरे साथ आ जाओ। वहीं गार्नेट जहाँ पर होती है ब्रिज के ऊपर, वहाँ पर कैट आ जाती है और वह गार्नेट से बोलती है कि मुझे पता चला है कि हमने एक दूसरे स्पेसशिप को देखा है। साथ ही बोलती है कि एक स्पेसशिप में मेरी दोस्त भी थी, मैं यह देखना चाहती हूँ कि मेरी दोस्त इसमें है या नहीं। गार्नेट बोलती है कि यह ब्रिज है, यह देखने की जगह नहीं है, तुम्हें दूसरे कमरे में होना चाहिए। इसीलिए कैट यहाँ से गुस्से में चली जाती है। जब वह यहाँ से जाती है तब उसे अंगूस मिलता है। अंगूस गार्नेट के लिए एक पौधा लेकर आया है। कैट बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा गार्नेट के ऊपर क्रश है, लेकिन तुम्हें एक बार अपने ऊपर देखना चाहिए, वो तुमसे एज में भी बड़ी है, इसीलिए तुम उसके साथ पैचअप करो जो तुम्हारी एज का हो। वहीं ब्राइस भी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आर्क 3 पर पहुंच चुका है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके हैं। एवा पता लगाती है और बताती है कि शायद किसी ने यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से दम घुटने से सभी लोग मरे हैं। वह यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को दोबारा से चालू कर देती है और ये सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं ताकि किसी जिंदा इंसान को ढूंढ सकें या इन्हें काम का कुछ मिल जाए। एवा और ब्राइस यहाँ स्लीपिंग चैम्बर को चेक करने लगते हैं, लेकिन वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्लीपिंग चैम्बर है ही नहीं। गार्नेट को हैरानी होती है कि उन्होंने आर्क 3 से स्लीपिंग चैम्बर को क्यों हटाया। वहीं लेन भी यहीं पर होता है, जो ब्रिज के ऊपर कंप्यूटर फाइलों को चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ सारे दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं और जो जहाँ पर होता है वहीं पर फंस जाता है, लेकिन लेन वहाँ से किसी तरह से निकल जाता है। लेन देखता है कि स्पेसशिप पर एक और इंसान है। लेन इस इंसान का पीछा करता है और जब उसे पकड़ लेता है तो उसे पता चलता है कि यह एक लड़की है और लेन इस लड़की से बोलता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, अकेली तुम ही जिंदा कैसे हो। यह लड़की बताती है कि मैं यहाँ पर अकेली जिंदा नहीं हूँ, 7 लोग मेडिकल स्टोर में भी जिंदा हैं, लेकिन ब्राइस और एवा मेडिकल स्टोर पर ही होते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई जिंदा नहीं है, 7 लोग जरूर हैं, लेकिन वो ओवरडोज की वजह से मर चुके हैं। इन लोगों के साथ फेलिक्स भी आया था। उसे पता चलता है कि यहाँ पर रॉबर्ट की बॉडी भी है। रॉबर्ट फेलिक्स का हस्बैंड होता है। इसी बात से वह रोने लगता है और बोलता है कि शायद मेरी बेटी कैथरीन भी यहीं पर होगी। लेन ने जिस लड़की को अभी अभी पकड़ा है उस लड़की का नाम कैली होता है। कैली बताती है कि रोस नाम का मेरा दोस्त अभी भी जिंदा है। जब लेन कैली के साथ रोस नाम के लड़के को देखने के लिए जाता है तो वह लड़का बेहोश होता है। ये लोग यहाँ से दरवाजों को किसी तरह खोल लेते हैं और कैली और रोस को लेकर आर्क 1 पर आ जाते हैं, जहाँ पर आते ही संजीवनी सबसे पहले रोस का इलाज करती है, लेकिन रोस की दिल की धड़कन रुक जाती है, जिससे वहीं पर वह मर जाता है। कैली इस बात से टूट जाती है। फेलिक्स कैली के पास आता है और वह बोलता है कि आर्क 3 पर मेरा हस्बैंड था, क्या उसने कभी मेरे बारे में बात की। कैली बोलती है कि शायद तुम्हारा नाम फेलिक्स है, उसने तुम्हारे बारे में बात की थी और वह तुमसे बहुत प्यार करता था। फेलिक्स बोलता है कि उसने मेरी बेटी कैथरीन का जिक्र किया। कैली बोलती है कि उसने तुम्हारी बेटी का जिक्र कभी नहीं किया। बाद में कैली को लेकर इन सभी की मीटिंग होती है और कैली से पूछा जाता है कि सभी आर्क एक साथ चले थे तो तुम लोग वहाँ पर सबसे पहले कैसे पहुँच गए। कैली बोलती है कि हम लाइट स्पीड की गति से गए थे। कैली की इस बात पर कोई यकीन नहीं करता और वह बोलती है कि लगातार लाइट स्पीड की गति से जाना इम्पॉसिबल है। कैली यहाँ पर मैडॉक्स का नाम बताती है और बोलती है कि हम उसकी मदद से लाइट स्पीड की गति से चल रहे थे। लिन बोलता है कि आर्क 1 और 3 मिल गए, लेकिन आर्क 2 कहाँ पर है। कैली बोलती है कि आर्क 2 को भी लॉन्च किया गया था, उसे भी लाइट की स्पीड से गति मिली थी, लेकिन इतनी तेज गति को वह सहन नहीं कर पाया और पूरा स्पेसशिप एक गैस में बदलकर बर्बाद हो गया। उसमें मेरे दोस्त भी थे जो मारे गए। गार्नेट कैली को बोलती है कि तुम यहाँ पर सेफ हो, यह तुम्हारा ही घर है। गार्नेट यहाँ पर कैट से भी मिलती है और बोलती है कि आर्क 3 के पैसेंजर की लिस्ट मेरे पास है, तुम देख लो इसमें तुम्हारे दोस्त थे या नहीं। कैट बोलती है कि इनमें से मेरा कोई दोस्त नहीं था, शायद वो किसी दूसरे स्पेसशिप पर होंगे। लेकिन कैली यहाँ पर आती है तब आर्क 1 के सभी यात्री कैली को घेर लेते हैं और उससे सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम अकेली जिंदा कैसे रही, पृथ्वी पर जीवन कैसा है और तुम सबसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँचे। तब कैली इन सभी को बताती है कि जब हमने पृथ्वी को छोड़ा था तब कुछ देशों पर बाढ़ आ चुकी थी, वो सारे के सारे देश जलमग्न हो चुके थे। कुछ लोगों ने पहाड़ों की ऊंची चोटी पर जाकर शरण ली और अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जहाँ तापमान बढ़ गया और आग लग गई। वहाँ मैंने जिंदा लोगों को जलते हुए देखा है। धरती के ऊपर मानव सभ्यता लगभग खत्म हो चुकी है, अब जो भी कुछ बचा है केवल हम ही इंसान बचे हैं। गार्नेट फैसला करती है कि आर्क 3 पर जितनी भी काम की चीजें हैं हम उसे यहाँ पर ले आएंगे, साथ ही हम मैडॉक्स को भी यहाँ पर लाएंगे ताकि हम भी यहाँ से लाइट स्पीड की गति से निकल सकें। और वह अंगुस और एलिजिया इन दोनों को काम सौंप देती है
कि आर्क 3 की वीडियो की जांच करो और यह पता लगाओ कि आर्क 3 की हालत ऐसी क्यों हुई है। बाकी कुछ लोग आर्क 3 पर चले जाते हैं जहाँ से काम की चीजों को अपनी स्पेसशिप में लाते हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ भी होती हैं। लेकिन इसी आर्क 3 पर फेलिक्स को अपनी तलवार मिल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मेरी तलवार यहाँ पर कर क्या रही है। आर्क 3 पर कुछ गन भी होती हैं। फेलिक्स इन गन्स को इस स्पेसशिप से बाहर भेज देता है। फेलिक्स के पास कैली होती है। वह उससे बोलता है कि ये गन्स हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। एक बुलेट पूरे स्पेसशिप को खत्म कर सकती है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ से बाहर भेजा है। लेकिन हम देखते हैं कि कैली ने एक गन चुपके से अपने पास रख ली है, लेकिन इस बात का फेलिक्स को पता नहीं चलता। कैली यहाँ फेलिक्स से बोलती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। रॉबर्ट जब अपनी बेटी के साथ धरती पर था तब वहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी मर चुकी है। मैं ये बात तुमसे छुपाना चाहती थी, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। वहीं एंगुस और एलिसिया भी आर्क 3 के वीडियो को देखने लगते हैं। ये सारे वीडियो इनक्रिप्टेड होते हैं, लेकिन अंगुस और एलिसिया किसी तरह इन वीडियोस को देखने लगते हैं। ये एक वीडियो को प्ले करते हैं। यह वीडियो आर्क 3 पर हमले से ठीक पहले का है, लेकिन ये लोग देखते हैं कि इन्हीं की स्पेसशिप की तरह दिखने वाला एक स्पेसशिप आता है और उसने आर्क 3 पर हमला कर दिया, जिससे आर्क 3 की आज ऐसी हालत हुई है। और जिसने हमला किया वह आर्क 15 था। इस बात से ये दोनों डर जाते हैं। वहीं एवा और ब्राइस भी मैडॉक्स तक पहुंच जाते हैं और इस मैडॉक्स को निकालकर अपनी स्पेसशिप में ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे इस मैडॉक्स के वायर को बाकी सिस्टम से अलग किया जाता है, इस स्पेसशिप के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और इसमें टाइमर सेट हो जाता है 5 मिनट का। मतलब यह स्पेसशिप 5 मिनट बाद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इस बात से ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। गार्नेट को इस बात का पता चलता है तो वह भी डर जाती है और इस बारे में कैली से पूछा जाता है, लेकिन कैली बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। गार्नेट बोलती है कि तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, तुम्हें इसके बारे में पता तो होगा ही। कैली बोलती है कि इसके बारे में मुझे कभी नहीं बताया गया। इसलिए ब्राइस और एवा को लगने लगता है कि शायद ये पल उनके आखिरी हैं और इसके बाद वो जिंदा नहीं रहेंगे। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। तभी लेन इन दोनों को एक पासवर्ड बताता है और बोलता है कि इस पासवर्ड की मदद से इसका टाइमर रुक जाएगा और यह स्पेसशिप सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं होगा। लेकिन तब तक कुछ ही सेकंड बचे थे, लेकिन लेन द्वारा बताए गए पासवर्ड को एवा इसमें डाल देती है और यह स्पेसशिप सेल्फ डिस्ट्रॉय होने से रुक जाता है। लेकिन गार्नेट देखती है कि लेन तो यहाँ पर है ही नहीं। वही हम लेन को देखते हैं जो विलियम ट्रस्ट के पास है और उसे थैंक्स बोलता है कि तुमने स्पेसशिप को बचा लिया। विलियम ट्रस्ट बोलता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ और आखिर मैं इस स्पेसशिप तक पहुंचा कैसे। तभी पीछे से हेलेना आ जाती है जो ट्रस्ट की पत्नी है और वह लेन को नॉक कर देती है और लेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वहीं हम एवा को भी देखते हैं जो ब्राइस के साथ है। ये दोनों अभी इंटीमेट हुए हैं, लेकिन तभी गार्नेट इन सभी को ब्रिज पर बुला लेती है, जहाँ गार्नेट सभी से पूछ रही है कि क्या किसी ने लेन को देखा है। वो काफी देर से रिप्लाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर इनमें से किसी ने भी लेन को नहीं देखा। यहीं पर एलिसिया होती है। वह इन सभी को वो वीडियो दिखाती है जो उसने अंगुस के साथ मिलकर डिकोड की थी। वह बताती है कि आर्क 15 ने आर्क 03 पर हमला किया था और शायद इन्होंने ही हम पर हमला किया है। एवा बोलती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आर्क 15 तो हमसे बहुत पहले चल चुका था। ये लोग वीडियो को जूम करके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि आर्क 15 ने भी मैडॉक्स का इस्तेमाल किया था, जिससे उनके स्पेसशिप को गति मिली थी। बाद में ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। एलिसिया भी अंगुस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वह अपनी फसलों को देख रहा है, लेकिन वह देखती है कि अंगुस यहाँ पर कैली के साथ है। इस बात से एलिसिया का दिल टूट जाता है। एलिसिया बाद में अंगुस से बात करती है और कैली से बात करती है और बताती है कि हम लोगों ने ही आर्क 15 को डिकोड किया था और हम ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। अंगुस यहाँ कैली के साथ पादरी के पास आ जाता है, जहाँ पर पादरी आर्क 03 पर मरने वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि देता है। बाकी बचे हुए टीम वाले अभी भी लेन को ढूंढ रहे हैं। वहीं हम विलियम और उसकी पत्नी को देखते हैं। विलियम अपनी पत्नी हेलेना को बोल रहा है कि शायद यह एल्विन का काम होगा कि आज हम इस स्पेसशिप पर हैं। साथ ही बोलता है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ था और शायद तुमने ही मेरे साथ कुछ गलत किया था। हेलेना बोलती है कि मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। गार्नेट और उसकी टीम ने लेन को ढूंढने की सारी नाकाम कोशिशें कर ली हैं और उन्हें लेन कहीं पर भी नहीं मिला। बाद में एलिसिया और गार्नेट लेन की कॉल लॉग्स को चेक करती हैं जब उसने आखिरी बार इन्हें कॉल किया था, जहां इन्हें लेन की कॉल की लोकेशन पता चल जाती है। यह जगह सेक्टर ओटी के नाम से होती है, लेकिन इन लोगों के पास जो टैबलेट्स होती हैं उनमें कोई भी सेक्टर ओटी का जिक्र नहीं होता। इनके अनुसार इस स्पेसशिप पर कोई सेक्टर ओटी नहीं है। वहीं हम डॉक्टर संजीवनी को देखते हैं जो रोज की बॉडी के पास खड़ी है, जिसे आर्क 03 से लाया गया था, लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई और वह अपने आप को कोस रही है कि इसकी मृत्यु के पीछे मेरा ही हाथ है। मैं इसकी सर्जरी करने में नाकाम रही। अगर मैं अच्छे तरीके से काम कर पाती तो शायद वह जिंदा होता। यहीं पर अंगुस और कैली आते हैं। अंगुस बोलता है कि हम इस बॉडी को फर्टिलाइज के लिए ले जाने वाले हैं, लेकिन वह कैली को देखकर आगे कुछ नहीं बोल पाता और कैली से इसके लिए माफी भी मांगता है और ये दोनों तब यहाँ से चले जाते हैं। विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी हेलेना अभी बहस कर ही रहे होते हैं कि लेन को होश आ जाता है। हेलेना बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि तुम शायद मेरे पति को मारने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें बेहोश किया। विलियम और हेलेना ये दोनों लेन से पूछते हैं कि सुसैन और बाकी लोग कहाँ पर हैं और ट्रेंट के बारे में भी पूछते हैं। लेन बताता है कि हमारी शिप पर हमला हुआ था जिसकी वजह से सभी लोग मर चुके हैं और ट्रेंट तुम दोनों को बचाते हुए कुर्बान हो गया।
और लेन आगे बताता है कि अब तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। एलिसिया भी एवा के पास होती है, जहां एवा मैडॉक्स को ठीक कर रही है ताकि ये अपने स्पेसशिप को भी लाइट की गति से यहाँ से ले जा सके। एलिसिया यहाँ पर अंगुस के बारे में बात करती है कि अंगुस मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन अब वह कैली के साथ रहता है, और बोलती है कि कभी कभी हम दोस्त होते हैं लेकिन हमारी दोस्ती आगे बढ़ जाती है। एवा एलिसिया की बात समझ जाती है और बोलती है कि हमारे लिए एक इंसान हमेशा से होता है। तब तक यहीं पर येलेना और फेलिक्स आ जाते हैं, जो एवा को अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं। वही डॉक्टर संजीवनी भी कैट के पास जाती है ताकि वह उससे सेशन ले सके, और डॉक्टर संजीवनी बताती है कि आर्क 03 से जो लड़का लेकर आए थे वह मेरी वजह से मर गया था, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने ऑपरेशन करने से पहले कुछ पिल्स ली थी और अब मैं उन पिल्स पर ही हावी हो चुकी हूँ। कैट बोलती है कि इन पिल्स से छुटकारा पाने का एक आसान तरीका है कि जहाँ पर तुमने जो पिल्स रखी हैं उसकी चाबी मुझे दे दो, और जब भी तुम्हें पिल्स की जरूरत होगी वो पिल्स मैं तुम्हें दूंगी। साथ ही कैट यहाँ पर डॉक्टर संजीवनी से बोलती है कि मेरे कंधे पर एक मोल है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस मोल को यहाँ से निकाल दो। संजीवनी बोलती है कि यह मोल नहीं है, यह फ्रैकल है, और यहाँ से चली जाती है। लेन भी विलियम ट्रस्ट के साथ ही कमरे के अंदर होता है, जहाँ लेन उसे एक और कमरा दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे जीव जंतुओं के डीएनए रखे होते हैं। इस बात को देखकर विलियम ट्रस्ट बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं इन्हें ही प्रोटेक्ट करना चाहता था। यहाँ पर वह एक बटरफ्लाई के डीएनए को भी चेक करता है और बोलता है कि ये डीएनए मेरा फेवरेट है। तब तक एवा, फेलिक्स और एलिसिया इस सीक्रेट दरवाजे को किसी तरह से खोल लेते हैं, और हमें पता चलता है कि विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी फेलिक्स को पहले से ही जानते हैं, और ये सब मिलकर फेलिक्स और उसकी पत्नी को यहाँ से ब्रिज पर लेकर आते हैं, जहाँ कुछ लोग तो इन दोनों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विलियम ट्रस्ट पर गुस्सा है, क्योंकि विलियम ट्रस्ट की वजह से उनके दोस्तों या उनके भाई बहनों की जान गई है। यहीं पर ब्राइस भी होता है जो विलियम ट्रस्ट के मुंह पे मुक्का मारता है। गार्नेट भी यहीं पर होती है जो ब्राइस को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है, और विलियम ट्रस्ट और उसकी पत्नी को एक जगह सुरक्षित रख देती है, और उनके साथ फेलिक्स को भी भेज देती है ताकि वह उनकी गार्ड के रूप में रक्षा कर सके। वहीं लेन भी गार्नेट के साथ होता है। गार्नेट लेन से बोलती है कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मैंने तुम पर विश्वास किया था, और हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी ना छुपाने की बात की थी, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे यह चीज छुपाई। और आगे बोलती है कि मैं तुम्हें अभी लेफ्टिनेंट के पद से हटा रही हूँ, अब तुम खाली लेन ही रहोगे, ना कि लेफ्टिनेंट लेन। लेन उदास मुंह लेकर यहाँ से चला जाता है। एवा और एलिसिया ने भी मैडॉक्स को इंस्टॉल कर दिया है, और ये दोनों ब्रिज पर आती हैं। इन दोनों को विलियम ट्रस्ट देख लेता है और इन दोनों के पास आता है, और ये दोनों बताती हैं कि हमने मैडॉक्स को इंस्टॉल कर दिया है, अब हम लाइट की स्पीड से यहाँ से निकल जाएंगे और जल्दी ही प्रॉक्सी बी तक पहुंच जाएंगे। विलियम बोलता है कि यह एल्विन ने इन्वेंटेड किया है और इससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। एवा बताती है कि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है, और अगर हमें जल्दी पहुंचना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना ही होगा। एलिसिया और एवा बताती हैं कि आर्क 03 पर और आर्क 015 पर मैडॉक्स का ही इस्तेमाल किया गया था, तो इसका मतलब यह है हमारी स्पेसशिप पर भी काम जरूर करेगा। गार्नेट बोलती है कि मैं तुम दोनों पर भी विश्वास करती हूँ, अगर तुम दोनों कहती हो तो यह पक्का काम करेगा। और ये लोग मैडॉक्स को ऑन कर देते हैं और लाइट की स्पीड से यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि विलियम ट्रस्ट ने कहा था कि इससे नेगेटिव एनर्जी निकलेगी, और होता भी वैसा ही है। लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के बाद इन लोगों को अलग अलग विजन आते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वे अपने आप को अलग अलग जगह पर पाते हैं, और उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते और इनकी लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है। विलियम ट्रस्ट इन्हें समझाता है और बोलता है कि मैंने कहा था कि यह काम नहीं करेगा, अगर इसे रोका नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। विलियम ट्रस्ट, एलिसिया और एवा ये तीनों उस मैडॉक्स के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी की वजह से इनकी लोकेशन बार बार चेंज हो जाती है। विलियम ट्रस्ट बोलता है कि हमें अपना ध्यान एक ही जगह केंद्रित करना होगा। ये लोग ऐसा ही करते हैं और मैडॉक्स के पास पहुंच जाते हैं। विलियम, एवा और एलिसिया ये तीनों मिलकर यहाँ के सारे उपकरण और मैडॉक्स इनको ऑफ कर देते हैं, तब जाकर इन सभी की जान बच जाती है। वहीं एवा और ब्राइस इंजन रूम में अभी अभी इंटीमेट हुए हैं। एवा बोलती है कि आज जो हमने किया है वह आखिरी बार किया है, इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे। इसके साथ वह बोलती है कि आर्क 03 पर शायद तुम्हारी बीमारी का क्योर हो, तुम्हें वहाँ पर पता करना चाहिए। ब्राइस बोलता है कि तुम मेरी परवाह क्यों कर रही हो, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होंगी। एवा बोलती है कि केवल मैं हरीश से प्यार करती थी और किसी से प्यार नहीं करती, और इस बात को तो तुम भूल ही जाना कि मैं तुमसे प्यार करूंगी। विलियम भी कैट के पास जाता है और हमें पता चलता है कि कैट और विलियम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। कैट बोलती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तब ये दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। काफी देर एक साथ एंजॉय करने के बाद विलियम यहाँ से चला जाता है और वह सीधा लेन से मिलता है। लेन यहाँ विलियम से बोलता है कि अब मैं लेफ्टिनेंट नहीं रहा, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। विलियम बोलता है कि तुम बहुत अच्छा आदमी हो। लेन बोलता है कि इसीलिए अब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ।